अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्यूचर एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपना बायोलॉजी की ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। पिछले लेक्चर में हमने कुछ ब्रांचेस को स्टडी किया था। आज बेसिकली हमारा ये जो लेक्चर है वो पिछले लेक्चर का ही तसलसल है। तो आज हम लोग जो बायोलॉजी की रिमेनिंग ब्रांचेस हैं उनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो ब्रांच आती है बायोलॉजी की वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो जैसा कि इसके नाम से जाहिर है मॉलिक्यूल द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट मॉलिक्यूलर लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन से लेवल पे हमने स्टडी करना है उनको? मॉलिक्यूलर लेवल पे। जब भी हम किसी चीज़ को किसी लेवल पे स्टडी करते हैं तो हम उस लेवल के हिसाब से उस चीज़ को देखते हैं। लाइक अगर हम किसी चीज़ को ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे स्टडी करते हैं, लाइक अगर ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे देखना है, मेरी स्टडी की जानी है, तो मुझे सारे ऑर्गेनिज्म एक पूरे जानदार के तौर पे परखा जाएगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर लेवल के तौर पे परखना है, किसी चीज़ को एनालाइज करना है, स्टडी करना है, तो उसमें क्या होता है, उसमें उसकी मॉलिक्यूलर कंपोजिशन को स्टडी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं सेल मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन, अब सेल मेम्ब्रेन बेसिकली ये क्या है? स्ट्रक्चर है। इट आल्सो डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, साख्तें होती हैं, उनके साथ भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डील करती है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन बेसिकली एक स्ट्रक्चर है, एक मेम्ब्रेन है सेल की। अब अगर हमने इसको मॉलिक्यूलर लेवल पे देखना है तो हम देखेंगे कि ये कौन कौन से मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है। तो सेल मेम्ब्रेन बेसिकली बनी हुई है लिपिड्स की, प्रोटीन्स की और कार्बोहाइड्रेट्स की। ये इसकी क्या है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। मॉलिक्यूल लेवल पे हम इसको क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर स्ट्रक्चर्स एंड देयर ऑर्गेनेलिस एट मॉलिक्यूलर लेवल इज नोन एज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नेक्स्ट आगे हमारे पास है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंट नाम से जाहिर है माहौल क्या है? हमारे इर्द गिर्द जो एक आबो हवा है उसका सारे का तसलसल जब हम लोग देखते हैं तो उसको हम इन्वायरमेंट कह देते हैं। कोई चीज़ किस तरह जो है प्रोसीड कर रही है माहौल में, वो सारा हम किस में स्टडी करते हैं? बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट, उनके इन्वायरमेंट से उनके रिलेशन को। मगर मैं इंसान हूँ, मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ, तो मेरा जो रिलेशन है मेरे इन्वायरमेंट के साथ, उसको हमने जिस बायोलॉजी की ब्रांच में स्टडी करना है उसका नाम है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। एंड इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज मतलब कि एक ह्यूमन बीइंग, उसके जो इफेक्ट्स हैं, उनका असर क्या होता है माहौल में, उसको भी हम स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। फॉर एग्जांपल हम लोग गाड़ियां चलाते हैं, गाड़ियां चलाने से क्या होता है? धुआं निकलता है, ऑटोमोबाइल्स में से धुआं निकलेगा। अब वो धुआं क्या करता है? वो धुआं जो है ओजोन लेयर को डैमेज कर देगा। उसके नतीजे में क्या होगा? उसके नतीजे में जो है ओजोन लेयर डिप्लीशन हो जाएगा, डिप्लीशन रीजन बन जाएगा, और उसके बाद क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो हमारी जो ऑटोमोबाइल से धुआं निकलता है वो इफेक्ट करता है हमारे इन्वायरमेंट को। कैसे? ग्लोबल वार्मिंग के जरिए। ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ने को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के जरिए क्या करता है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, उसमें हम उसको क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, क्योंकि ये क्या है? ह्यूमन एक्टिविटी का एक इफेक्ट है। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट ब्रांच की तरफ, तो वो है हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी। तो नाम से जाहिर है उसके माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। माइक्रो मीन्स स्मॉल। Microbiology is the branch of biology which deal with the study of microorganisms। अच्छा, यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। अब हमारे पास जो बैक्टीरिया और जो फंजाई हैं, ये हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये कौन से हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जबकि एल्गी और प्रोटोजोन की बात की जाए तो ये हमारे पास है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोस्कोपिक मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी क्या है? निचले लेवल पे हैं, छोटे हैं। तो अब अगर हम बैक्टीरिया को स्टडी करते हैं तो वो भी माइक्रोबायोलॉजी में आता है। अगर हम एल्गी और प्रोटोजोआ
अब एल्गी और प्रोटोजोन है क्या? एल्गी जो है वो बेसिकली एक किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसमें किंगडम प्रोटिस्टा, उसमें स्टूडेंट्स ऐसे जानदार रखे जाते हैं जिनकी खसूसियात जो है वो जानवरों से भी मिलती हैं और जो है पौधों से भी मिलती हैं। तो जानवरों और पौधों से जो खसूसियात मिलती हैं उनको हम रख देते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में। तो ये भी किंगडम प्रोटिस्टा का मेंबर है, एल्गी भी, और प्रोटोजोआ भी क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा का मेंबर है। अब मैंने 2 बातें की आपसे, या तो वो एनिमल लाइक हो सकते हैं या वो प्लांट लाइक, या दोनों खसूसियात प्रेजेंट कर सकते हैं। तो एल्गी जो हैं वो है प्लांट लाइक और प्रोटोजोआ जो हैं वो क्या है, एनिमल लाइक। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स को हम क्या कहते हैं, प्रोटोजोन, और प्लांट लाइक प्रोटिस्ट्स को क्या कहते हैं, एल्गी। और इसमें यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सारी चीजें आ जाती हैं। उसके बाद फंजाई की जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है जो यूनिसेलुलर होती है वो है यीस्ट को हम लोग स्टडी करते हैं किसमें, माइक्रोबायोलॉजी में। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जो मैंने एग्जांपल्स दी, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होंगी। उसके बाद हम मूव करते हैं, हमारी नेक्स्ट ब्रांच जो है पैरासाइटोलॉजी। तो 2 अल्फाज है इसमें, एक है पैरासाइट और एक है लॉजी। तो स्टूडेंट्स लॉजी का मतलब तो आपको पता है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ, मुतालिया करना। अब पैरासाइट क्या होता है, तो पैरासाइट को डिफाइन कर लेते हैं। पैरासाइट क्या है, एक ऐसा जानदार, कोई भी जानदार जो क्या करता है, किसी भी दूसरे जानदार पे अटैक करता है, उससे बदले में जगह लेता है, रहने के लिए फूड लेता है और उसको बदले में क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो उसको हम लोग पैरासाइट कहते हैं। तो पैरासाइट्स की स्टडी को हम क्या कहेंगे, पैरासाइटोलॉजी। अब इसमें कुछ लेवल सेट कर देते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम सारी चीज़ें जो है वो पढ़ने शुरू हो जाएं। इसमें जो जो चीज़ें हम स्टडी करते हैं उनमें मेजर चीज़ें जो हैं, इट डील विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स के स्ट्रक्चर को देखा जाता है सबसे पहले। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात मैं क्लियर कर दूं, पैरासाइट जो है वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो फंजाई भी हो सकता है, कोई भी चीज़, कोई भी लिविंग थिंग जो है वो किसी अगर दूसरे होस्ट को नुकसान पहुंचाती है तो वो पैरासाइट है। स्ट्रक्चर को देखते हैं। अब स्ट्रक्चर को देखने से क्या होता है, क्योंकि पैरासाइट जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए नुकसानदेह हैं, होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उनसे बचने के लिए जब उनके स्ट्रक्चर्स का पता लगाया जाता है तो उससे क्या की जाती हैं, मेडिसिन्स तैयार की जाती हैं। मेडिसिन्स तैयार करेंगे तो इससे उनको किल किया जा सकता है, उनको मारा जा सकता है। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किस तरह वो ट्रांसमिशन हो रहे हैं। लेट्स सपोज एक वायरस जो है वो पैरासाइट के तौर पे काम कर रहा है, लाइक कोरोना वायरस जो है वो पैरासाइट के तौर पे काम कर रहा है। अब ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में किस तरह ट्रांसफर होता है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, उसको हम लोग स्टडी करते हैं पैरासाइटोलॉजी में। और तीसरी चीज जो है वो होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप। स्टूडेंट्स, होस्ट का जो पैरासाइट के साथ रिलेशन है वो 2 तरह का हो सकता है। पैरासाइट में भी एंडो पैरासाइट और में भी एक्टो, एंडो एंड एक्टो। एक्टो पैरासाइट तब होगा, तब हम कहेंगे कि होस्ट और पैरासाइट का रिलेशनशिप जो है वो एक्टो है जब वो किसी भी सरफेस, जो इंटरनल सरफेस है उसमें ना हो। लाइक अगर ये सेल है तो अगर इसके बाहर यहां पे पैरासाइट लगा हुआ है, अपना अटैक कर रहा है और बदले में जगह ले रहा है, तो हम कहेंगे ये एक्टो पैरासाइट है। लेकिन अगर वो इनवर्ड मूव करता है, सेल के अंदर आ जाता है, तो या ऑर्गेनिज्म के अंदर आ जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एंडो पैरासाइट। हमारी जो इंटेस्टाइन्स में पैरासाइट होते हैं जिससे हमें डायरिया हो जाता है वो हैं एंडो पैरासाइट, जबकि हमारे सर में जो जुएं वगैरह होती हैं वो क्या हैं, एक्टो पैरासाइट्स हैं, क्योंकि वो हमारे होस्ट हैं, हम लोग हमारे होस्ट के जिस्म के बाहर हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी की उसको स्टडी करें तो वो है बायोटेक्नोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी को स्टडी करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताता चलूं। बायोटेक्नोलॉजी का जब इस्तेमाल नहीं था, ये फील्ड एक इमर्जिंग फील्ड है, लेकिन जब ये फील्ड का स्कोप इतना ज़्यादा नहीं था तो फिर क्या होता था, जो भी कोई पर्सन बीमार होता था, कोई भी चीज़ थी, उसकी मेडिसिन तैयार करने के लिए हम जिंदा जानवर इस्तेमाल नहीं करते थे। हमें उन जानवरों को पहले डेड करना पड़ता था और उससे हम क्या करते थे, मेडिसिन वगैरह हासिल करते थे। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी के आने से, बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप बढ़ने से, बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप बढ़ा जब, तो एक मेडिसिन की फील्ड में बहुत ज़्यादा, इंडस्ट्री की फील्ड में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई। तो बायोटेक्नोलॉजी है क्या? इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी
कौन सी स्टडी? हाउ वी यूज ऑर्गेनिजम्स, हम ऑर्गेनिजम्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं। सिस्टम्स प्रोसेस इन मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री में जो कि इस्तेमाल होती है फॉर द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, इंसानों की खिदमत के लिए हम ऑर्गेनिजम्स को, सिस्टम्स को, प्रोसेसेस को कैसे इस्तेमाल करते हैं, उनको हम पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। किस में स्टडी करते हैं? बायोटेक्नोलॉजी में। तो स्टूडेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी की अगर अचीवमेंट्स की बात की जाए, अचीवमेंट्स मतलब क्या क्या चीज़ें हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हासिल कर चुके हैं, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है ह्यूमन इंसुलिन, उसके बाद हमारे पास ब्रेड जो हम रोटी खाते हैं, उसके बाद हमारे पास आता है ग्रोथ हार्मोन। वो पर्सन जिनकी ग्रोथ रिटार्डेड होती है, कम होती है, उनको फिर ग्रोथ हार्मोन दिया जाता है ताकि उनकी ग्रोथ जो है वो अप लेवल पे जा सके। उसके बाद स्टूडेंट बात की जाए अगर सेल बायोलॉजी की, तो सेल बायोलॉजी को स्टडी करने से पहले मैं आपको एक सेल ड्रा करके दिखाऊं। ये एक हमारे पास क्या है? सेल। लेट्स सपोज ये इसकी क्या है? बाउंड्री, आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनी सेल इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। सबसे बाहर वाली जो बाउंड्री होती है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये जो अंदर है ये क्या है? उसका न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। अब ये जो डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं आपको स्टूडेंट्स, ये हैं ऑर्गेनेलिस। ये क्या है? ऑर्गेनेलिस। लेट्स सपोज ये है राइबोसोम, सपोज करिएगा। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये क्या है? लाइसोसोम। इसी तरह ये क्या है? पैरोक्सिसोम। और ये क्या है? साइटोस्केलेटन फर्ज कर लीजिए। तो ये जो सेल बायोलॉजी है, बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम सेल से मुतल्लिक जितनी भी चीज़ें हैं, उसका ये साइटोप्लाज्म है जिसमें ऑर्गेनेलिस तैर रहे होते हैं, जिसमें ऑर्गेनेलिस अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो उसमें सेल बायोलॉजी, बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम सेल के बारे में सारा कुछ स्टडी करते हैं कि सेल के अंदर कोई चीज़ ये यहाँ पे बाहर पड़ी हुई है, उसने सेल के अंदर कैसे जाना है, अगर कोई चीज़ अंदर है तो उसने सेल से बाहर कैसे आना है, उसके बाद ऑर्गेनेलिस फंक्शन कैसे करते हैं, राइबोसोम्स प्रोटीन कैसे तैयार करती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी कैसे हमें प्रोवाइड करता है सेल को, उसके बाद जो है न्यूक्लियस किस तरह कंट्रोल करता है सारे सेल को। इन सारी चीज़ों को हम स्टडी करते हैं सेल बायोलॉजी में। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट ब्रांच की तरफ अगर हम मूव करें तो वो है हमारे पास जू जियोग्राफी। वो क्या है? जू जियोग्राफी। तो स्टूडेंट्स जू का मतलब क्या होता है? जू का मतलब होता है एनिमल। एनिमल। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ, जमीन। और ग्राफी, ग्राफ से निकला है, इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली ग्राफ में जब हम लोग ड्रा करते हैं तो उसमें हम इस तरह चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि कितनी चीज़ वो एक्स एक्सिस पे आ रही है, कितनी वाई एक्सिस पे आ रही है। तो यहाँ पे साथ ग्राफ के साथ एक वर्ड यूज हुआ है जियो। जियो का मतलब क्या है? अर्थ। तो जू जियोग्राफी जो है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द, इसके अगर अल्फाज में से तारीफ करें, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये तो आपने सारी ब्रांचेस के साथ लगाना है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द, अब इसके अल्फाज में से तारीफ करें, डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर एनिमल्स किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हैं, कहाँ कहाँ पे फैले हुए हैं, उसको बायोलॉजी की जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं वो है जू जियोग्राफी। अब इसमें उनके स्ट्रक्चर्स को मद्देनजर रखा जाता है, कौन सा जो है जानवर किस एरिया में पाया जाता है। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल बर्फानी रीछ है, बर्फानी रीछ बर्फानी इलाकों में पाया जाएगा। उसके बाद अगर बात करें हम लोग ऊंट की, तो ऊंट कहाँ पे पाया जाता है? सहरा में पाए जाते हैं, डेजर्ट्स में। तो ये उनके बॉडी फंक्शंस के मुताबिक अल्लाह ताला ने उनको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। उसके बाद बात कीजिए एक्वाटिक बायोलॉजी। एक्वा, एक्वा का मतलब होता है बेसिकली पानी, वाटर। तो एक्वाटिक बायोलॉजी क्या होगी? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ दोज एनिमल्स हु लिव इन वाटर। उन एनिमल्स की स्टडी जो पानी में रहते हैं उनको कहते हैं एक्वाटिक बायोलॉजी। अब स्टूडेंट्स एक्वाटिक बायोलॉजी जो है वो दो तरह की हो सकती है, उसमें फ्रेश वाटर भी आ जाएगा और उसमें मेरीन वाटर भी आ जाएगा। अब फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर में फर्क करने के लिए सिंपल सी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, ये हमारे पास क्या है? एक लेट्स सपोज पहाड़, पहाड़ों पे क्या होती है? बर्फ, आइस। अब जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये आइस क्या होती है? मेल्ट हो जाती है। आइस मेल्ट होगी तो आहिस्ता 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 यहाँ पे फर्ज करें क्या है? समंदर है। आइस ने क्या होना है? मेल्ट होना है। आइस मेल्ट होगी तो क्या बन जाएगा? H2O।
पानी बन के ज़मीन के रास्ते में आएगा और आके कहाँ पे गुजरेगा? समंदर में। अब जो है पहाड़ों से लेके समुंदर तक में आने तक का जो भी रास्ता पानी इख्तियार करता है वो आता है फ्रेश वाटर। वो किस में आएगा? फ्रेश वाटर में। और उसके बाद जो पहाड़ हैं और समंदर हैं वो किस में आ जाएंगे? मेरीन वाटर में। तो यूजुअली समंदर को हम लोग मेरीन वाटर कहते हैं। अब समंदर में भी दो टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं, एक है सी और एक है ओशन। तो स्टूडेंट्स बेसिकली सी जो है वो एक होता है छोटा समंदर जिसका किनारा होता है, जबकि ओशन जो है वो होता है बड़ा समंदर जिसका किनारा नहीं होता। और इसकी एग्जांपल मैं अगर आपको यूं देना चाहूँ, लेट्स सपोज ये हमारे पास है लैंड, ज़मीन है, और यहाँ पे है बड़ा समंदर। अब इस ज़मीन को जो बड़े समंदर के साथ एक छोटा सा समंदर मिला रहा है उसको हम लोग कहते हैं सी, और ये जो बड़ा समंदर है ये क्या है हमारे पास? ओशन। तो फ्रेश वाटर में स्टूडेंट्स पहाड़ों से निकल के ज़मीन तक समंदर तक आने का रास्ता जो है वो क्या है? फ्रेश वाटर। अब इसमें जो है हमारे पास लेक्स आ जाती हैं, झीलें आ जाती हैं, रिवर्स आ जाते हैं, पॉन्ड्स आ जाते हैं। उसके बाद एक और इसकी खूबी ये है कि फ्रेश वाटर हमेशा फ्लोइंग होता है। फ्लोइंग मतलब कि बह रहा होता है। पहाड़ों से पानी बहना शुरू हुआ, समंदर में आगे गिर गया, जहाँ तक वो बह रहा है वहाँ तक क्या है? फ्रेश वाटर है। अब जो उसके अगर ऑपोजिट जाएं तो मेरीन वाटर यूजुअली क्या होता है? स्टैटिक, रुका हुआ होता है। उसके बाद अगर साल्ट की कंपोजिशन की बात की जाए तो फ्रेश वाटर में साल्ट यूजुअली क्या होते हैं? लो होते हैं। साल्ट यूजुअली क्या है? लो, जबकि इसमें साल्ट जो है वो क्या है? हाई है। इसकी वजह क्या है? जब ज़मीन पहाड़ों से पानी मेल्ट होता है, बर्फ़ मेल्ट होती है, तो पानी जो है वो जाने लगता है ज़मीन समुंदर के रास्ते, फ्रेश वाटर के रास्तों में से गुजरता है। लेट्स सपोज यहाँ पे रिवर में आया, अब रिवर में जो भी साल्ट वगैरह होंगे उन सब को वो अपने साथ बहा के ले जाएगा, अपने साथ बहा के लेता जाएगा और यूं ही एक ऐसा मुकाम आएगा कि वो सारे नमकियात पानी समेत कहाँ पे गिर जाएंगे? समंदर में। अब होगा क्या? जब सूरज की रोशनी पड़ेगी तो सिर्फ पानी की क्या होगी? एवेपोरेशन होगी। पानी सारा क्या हो जाएगा? एवेपोरेट होके दोबारा क्या बन जाएगा? आइस बन जाएगा, और जो बाकी नमकियात हैं वो ज़मीन के समुंदर के अंदर ही रह जाएंगे। तो इस वजह से जो समंदर का पानी है वो ज़्यादा क्या होता है? साल्टेड होता है, ज़्यादा जो है वो नमकीन होता है। स्टूडेंट्स बात करें हम लोग नेक्स्ट बायोलॉजी की ब्रांच की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन आपकी बुक में नहीं दी हुई, वो है टैक्सानॉमी। टैक्सा जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है। टैक्सा का मतलब होता है ऑर्डर, एक तरतीब। तो किसी भी चीज़ को एक तरतीब में लेके आना। टैक्सानॉमी का मतलब होता है नेम्स। तो नाम से जाहिर है बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम क्या करते हैं? डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स को नेम देते हैं। कौन से नेम देंगे? साइंटिफिक नेम देंगे, बायोलॉजिकल नेम देंगे। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस का नेम होमो सेपियंस, मेंढक का नेम राना टिग्राइना, प्याज का साइंटिफिक नेम एलियम केपा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम किस में स्टडी करते हैं? टैक्सोनॉमी में। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरह वो डिस्ट्रीब्यूट हैं एक ज़मीन पे, और उसके बाद गिविंग साइंटिफिक नेम, उनको साइंटिफिक नेम्स दिए जाते हैं। पहले उनको डिवाइड किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और उसके बाद उनको साइंटिफिक नेम्स दिए जाते हैं। तो साइंटिफिक नेम्स की मैंने एग्जांपल आपको दी, होमो सेपियंस इंसान, उसके बाद एलियम केपा जो है वो प्याज का, और उसके बाद जो राना टिग्राइना है मेंढक का। उसके बाद स्टूडेंट्स ये एक एक लाइन की डेफिनेशंस हैं। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ डिजीज, स्टडी ऑफ डिजीजेस। जितनी भी बीमारियां होती हैं उनके सबसे पहले इंट्रोडक्शन, वो बीमारी है क्या, उसके बाद उसकी वजूहात कि किस वजह से वो बीमारी हुई, और उसके बाद उस वजूहात की वजह से जो असरात होते हैं उनको, और उसके बाद जो इलाज होता है उनको हम बायोलॉजी की जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं वो है पैथोलॉजी। उसके बाद स्टूडेंट आता है हमारे पास मायोलॉजी। मायो कहते हैं मसल को, तो स्टडी ऑफ मसल्स, स्टडी ऑफ मसल्स इज नोन एज मायोलॉजी। उसके बाद न्यूरो, न्यूरो जो है वर्ड नर्वस सिस्टम के लिए इस्तेमाल होता है, तो स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम इज नोन एज न्यूरोलॉजी। नर्वस सिस्टम की स्टडी को न्यूरोलॉजी कहते हैं। और उसके बाद एक ब्रांच आती है ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन, जिस तरह मैंने आपको एक सेल के बारे में बताया था कि एक अगर ये सेल है, इसमें जितनी भी चीज़ें स्टडी कर रहे हैं तो वो है सेल बायोलॉजी। तो इसी तरह एक अगर इंसान है, ह्यूमन है, तो उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसका इंटरनल स्ट्रक्चर आ जाएंगे, उसमें उसको एनाटॉमी कह देते हैं हम लोग।
किस तरह वो काम करते हैं, उनको फिजियोलॉजी कह देते हैं। उसके अलावा उनके अगर कोई डिसऑर्डर होता है, वो सारी चीज़ें जो हम लोग स्टडी करते हैं वो किस ब्रांच में स्टडी करते हैं, ह्यूमन बायोलॉजी में। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर।